सऊदी अरब की फिजूल खर्ची के दौर का कैसे हो रहा है अंत, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। ये आप देख रहे हैं ना, ये है सऊदी अरब। रियाद इसकी राजधानी देखने को मिलेगी और यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल। यह इसके पड़ोसियों की अगर हम बात करें तो आप देखिए, कुवैत है, इराक है, जॉर्डन यहाँ दिखाई दे रहा है, यमन है, ओमान है, ये संयुक्त अरब अमीरात है। ये यहाँ आप लोग देख रहे हैं, लाल सागर लगा हुआ है और यहाँ फारस की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इतिहास में कई निरंकुश शासक अपने दौर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनवाकर गए और जिनके खंडर आज भी उनकी महिमा की कहानियां बयां करते हैं। और इनके निशान मध्यपूर्व के उपजाऊ मैदानों, पहाड़ों और रेगिस्तानों तक में पाए जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर का एक शासक अपनी कुछ सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के पीछे सिर्फ डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाएगा। करीब एक दशक पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश में बड़े सुधारों की योजना शुरू की थी। इसे विजन 2030 नाम दिया था। इस योजना के तहत बनने वाली इमारतों को सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी नई तकनीकी चमत्कारों की तरह देखा गया और इसके प्रचार के लिए जोरदार पीआर कंटेंट परोसा गया। इसे सऊदी अरब के करीब $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन वेल्थ फंड से मुमकिन बनाया गया था। सऊदी अरब की दौलत तेल पर निर्भर है, लेकिन विजन 2030 के इस सपने में बिना तेल वाले भविष्य की नींव डाली जानी थी। अब साल 2030 से 4 साल पहले शायद उन योजनाओं पर असर पड़े और इसकी एक वजह मध्य पूर्व में मौजूदा युद्ध के कारण तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट है। और ये आप देखते हैं कि तेल अभी बिक भी नहीं पा रहा है। युद्ध से पैदा अनिश्चितता सऊदी अरब के राजस्व को प्रभावित करना जारी रखेगी और इन बेहद महंगी दूरदर्शी परियोजनाओं में विदेशी निवेश की आमद कभी भी उस हद तक नहीं हुई जिसकी सऊदी अरब को उम्मीद थी। अब इस भव्य ख्वाब का क्या होगा? कल्पना से लेकर हकीकत तक विजन 2030 की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से कुछ का बजट काटा जा रहा है, उन्हें फिलहाल रोका जा रहा है और इनमें से कई परियोजनाएं $500 बिलियन के नियोम मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। द लाइन सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में 161 किलोमीटर से ज्यादा खाली जमीन पर सीधी फैली एक अनोखी शहर परियोजना के तौर पर खड़ी की जानी थी, लेकिन वो अब काफी साधारण रूप लेती जा रही है। उत्तर पश्चिम के पहाड़ों में स्थित ट्रोजेना की शीतकालीन रिसोर्ट को भी फिर से बनाया गया है। सऊदी अरब की रेगिस्तान वाली छवि के विपरीत वहां बर्फ है, लेकिन साल भर चलने वाले रिसोर्ट की अवधारणा से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अब व्यवहारिक नहीं लगता। यहाँ मीलों दूर तक स्की की ढलानें, मानव निर्मित झील, लग्जरी होटल और दुकानें हैं। पहले ये अरब के पहाड़ों में एक छोटा सा स्की विलेज भी हुआ करता था। इसे साल 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए समय तक तैयार हो जाना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया। अब ये खेल कजाकिस्तान में आयोजित होंगे। इसके अलावा द क्यूब नाम का प्रोजेक्ट भी रोका जा चुका है। इसके तहत फ्लैट और दफ्तर बनने थे। इसकी अनुमानित लागत ये आप देख रहे हैं कि $50 बिलियन आंकी गई थी। दुनिया में स्पोर्ट्स का प्रमुख ठिकाना बनने की ख्वाहिश में सऊदी अरब ने LIV गोल्ड टूर की योजना बनाई थी। इस पर आज तक लगभग $5 बिलियन खर्च हो चुके हैं, लेकिन इससे अब तक कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ। LNR वर्ल्ड सऊदी इंक नामक किताब के लेखक हैं और अरसे से इस देश पर नजर रख रहे हैं। उनका कहना है कि यह वही प्ले बुक है। द लाइन के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक ही बात बार बार होती है और मोहम्मद बिन सलमान से पहले भी ऐसा ही होता था। ये बड़ी घोषणाएं करते हैं जो दिखावटी होती हैं और फिर या तो बन नहीं पाती या फिर इन्हें काफी हद तक छोटा कर दिया जाता। वर्ल्ड याद करते हैं कि सन 2000 के दशक में पूर्व सम्राट किंग अब्दुल्ला ने भी नए शहरों को बनाने की घोषणा की थी और इसे इकोनॉमिक सिटीज कार्यक्रम कहा गया था और इनका उद्देश्य सऊदी अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता कम करना था। एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर रहना जो हमेशा के लिए मौजूद नहीं रहेगा, अर्थव्यवस्था के विकास में एक बाधा के रूप में देखा जाता है। इकोनॉमिक सिटीज के परिणाम काफी हद तक निराशाजनक थे। भले इस योजना पर अरबों डॉलर खर्च किए गए थे, कई प्रस्तावित शहर कभी भी धरातल पर नहीं उतरे
और जद्दाह के उत्तर में लाल सागर तट पर स्थित सबसे बड़ा $100 बिलियन का किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी सफल हुआ, लेकिन इसे व्यवसाय और पर्यटन केंद्र बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। उम्मीद यह थी कि यह शहर सऊदी अरब की लगातार बढ़ती युवा आबादी के लिए विदेशी निवेश लाएंगे और रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन 2016 तक बेरोजगारी की दर अभी भी लगभग 12% थी। बॉल्ड का मानना है कि इन परियोजनाओं के पीछे मौजूद अधिकारियों ने उनकी वास्तविक संभावनाओं को समझने में बुनियादी गलती की, और वह कहते हैं कि उन्हें बाजार के बारे में क्या पता है, उन्हें किसने बताया कि यह संभव है। वहां हाँ में हाँ मिलाने वाली सोच बहुत ज्यादा है। लोग राजा को वही बताते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। यही बात सलाहकारों पर भी लागू होती है, क्योंकि उन्हें बड़े कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं, इसलिए वे भी वही कहते हैं जो उन्हें लगता है उनके सऊदी क्लाइंट सुनना चाहते हैं। फिर आखिर में ये योजनाएं उम्मीद पर खरी नहीं उतरती। यह पैटर्न दशकों पुराना है, क्योंकि विदेशी कंपनियां सवाल पूछकर अपने आकर्षक कॉन्टैक्ट को जोखिम में नहीं डालना चाहती हैं। व्यापक बदलाव। कुछ लोगों का मानना है कि जब 2017 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वास्तविक शासक बने तो उन्हें एक ऐसा सिस्टम विरासत में मिला जिसे बदलने की जरूरत थी। आर्थिक विश्लेषक घनेम नुसीबे वर्षों से सऊदी अरब में बदलाव पर नजर रख रहे हैं, और उनका कहना है कि प्रिंस को एक सामाजिक आर्थिक सिस्टम विरासत में मिला जो आधुनिक दुनिया के संपर्क से बहुत दूर था, जो पूरी तरह से ठहराव की ओर बढ़ रहा था। विजन 2030 का मकसद सऊदी अरब को 3 तरीकों से बदलने का था: आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। देश के शक्तिशाली और कट्टर इस्लामी नेतृत्व का सामाजिक नियंत्रण MBS और उनके सलाहकारों को सऊदी अरब की आर्थिक क्षमता हासिल करने में बड़ी रुकावट लगता था। MBS के तहत राजनीतिक बदलाव को पहली बार सत्ता की कमान एक ज्यादा युवा और सक्रिय पीढ़ी को सौंपने के रूप में पेश किया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक चर्चा के लिए कोई नई जगह दी गई। दरअसल जैसा कि नुसीबे मानते हैं, बदलाव की रफ्तार और दायरे को सीमित करने वाले कुछ मुद्दों के लिए खुद MBS भी जिम्मेदार रहे, और इन घटनाओं की छाया उनके शासन पर भी पड़ी। और 2017 में वास्तविक शासक बनने के तुरंत बाद उन्होंने रियाद के रिट्ज कार्ल्टन होटल में सऊदी अरब के कई बड़े अधिकारियों और कारोबारियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया। सऊदी सरकार ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बताया, लेकिन कई लोगों ने इसे दबाव बनाकर वसूली करने जैसा कदम माना। इसके बाद 2018 में इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की बेरहमी से हत्या ने क्राउन प्रिंस की छवि पर गहरा दाग लगा दिया। समय के साथ यह मामला भले थोड़ा फीका पड़ा हो, लेकिन इसका असर अब भी बना हुआ है। सऊदी सरकार किस तरह असहमति से निपटती है, इसका सीधा अनुभव रखने वालों में अमेरिका में रहने वाले शिक्षाविद और मानवाधिकार कार्यकर्ता अब्दुल्ला अल आउदा भी शामिल है। उनके पिता सलमान अल आउदा सऊदी अरब के एक प्रमुख इस्लामी विद्वान हैं। वह 2017 से जेल में बंद हैं। उन पर अशांति फैलाने समेत कई आरोप लगाए गए। अब्दुल्ला का मानना है कि रिट्ज कार्ल्टन जैसी कार्रवाइयों का विजन 2030 के लिए फंड जुटाने के मकसद पर उल्टा असर पड़ा। हालांकि वहां हिरासत में रखे गए लोगों से करीब $100 अरब वसूले गए थे। उन्होंने कहा कि लंबे समय में इससे निवेशक डरकर दूर हुए हैं। दमन के माहौल ने भी निवेशकों की नजर में सऊदी अरब की छवि को प्रभावित किया। निवेशक ऐसी सरकार और देश चाहते हैं जहां स्थिरता, भरोसा हो, और जब यह भरोसा नहीं होता है तो कोई व्यक्ति निवेश नहीं करेगा, क्योंकि अगले दिन बिना किसी स्पष्ट वजह के उसे हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसा माहौल कोई नहीं चाहता है। विजन 2030 ने सऊदी अरब को लेकर बातचीत का तरीका बदलने में मदद की। साल 2016 के बाद देश में बड़े खेल और मनोरंजन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, और जिससे सऊदी अरब की अंदरूनी स्थिति और दुनिया में उनकी छवि दोनों में बड़ा बदलाव आया। यह बदलाव सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं था। महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार देने जैसे फैसलों ने सऊदी समाज में वास्तविक बदलाव भी किए। इसका असर इतना था कि अमेरिका में रहने वाले एक मशहूर सऊदी फैशन इन्फ्लुएंसर ने बताया कि हर बार सऊदी अरब जाने पर उनके दोस्त उन्हें पुराना विचारों वाला कहकर चिढ़ाते थे। हालांकि मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों ने इन बदलाव पर लगातार सवाल खड़े किए। AMBS जैसे जैसे नए क्षेत्रों में आगे बढ़े, वैसे वैसे स्पोर्ट्स वॉशिंग, आर्ट वॉशिंग और ग्रीन वॉशिंग जैसे आरोप भी
बढ़ते गए। खेल और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां सऊदी अरब में कार्यक्रमों का हिस्सा बनने पहुंची, जबकि कुछ लोगों ने मानवाधिकार रिकॉर्ड का हवाला देकर वहां जाने से इनकार कर दिया। मोटर रेसिंग, बॉक्सिंग जैसे आयोजनों के लिए हजारों प्रशंसक रियाद पहुंचे, लेकिन सऊदी अरब को लेकर बनी नकारात्मक छवि ने कई संभावित पर्यटकों को दूर भी रखा। इसके बावजूद यह सच है कि सऊदी अरब के कई युवा एमबीएस की महत्वाकांक्षा की योजनाओं को प्रेरणादायक और लोकप्रिय मानते हैं। सेविंग विजन 2030 कुछ बड़ी परियोजनाओं पर खर्च में की गई बड़ी कटौती को सऊदी अधिकारी जितना संभव हो सके उतनी सकारात्मक रोशनी में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला कहते हैं कि अब सोच यह है कि इन विशाल मेगा प्रोजेक्ट की जगह छोटे छोटे लक्ष्य हासिल किए जाएं और छोटी सफलताएं हासिल की जाए। मसलन लाल सागर में स्थित सिंदा लाह द्वीप रिजॉर्ट ऐसी ही एक छोटी सफलताएं हो सकती हैं और जिसका प्रचार किया जा सकता है। यह मूल रूप से एक पारंपरिक शैली का रिजॉर्ट है और जिसे विजन 2030 का हिस्सा बताकर पेश किया जा सकता है, और तब वे कह सकते हैं कि ये ही नियम की बुनियाद का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें पूरी परियोजना बनाने की जरूरत नहीं थी। ये आप देखिए लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा, ये अदन की खाड़ी है, यहाँ आप लोगों को लाल सागर देखने को मिल जाएगा। ये जद्रा है, यह उसी दिशा में जाता दिखता है जो बातें अधिकारी हाल ही में कहने लगे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की गवर्नर यासिर अल रोमियान ने हाल ही में कहा कि नई पंचवर्षीय योजना के तहत फंड अपनी रणनीति के जरिए खर्च और निवेश वितरण की दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही अपने कारोबार का टिकाऊ मूल्यांकन करेगा ताकि उसके वित्तीय संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। कुछ विश्लेषकों के लिए यह नया फोकस सऊदी अधिकारियों के लिए सबसे बेहतर विकल्प है और विजन 2030 को बचाने का एक तरीका भी है। और प्रमुख सऊदी कारोबारी थामेर साकर इसे अलग तरह से देखते हैं। उनका कहना है कि हम जो देख रहे हैं वह महत्वाकांक्षा से क्रियान्वयन की ओर स्वाभाविक बदलाव है। हर बड़े राष्ट्रीय परिवर्तन के दौरान एक ऐसा मोड़ आता है जब प्राथमिकताएं तय करना, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना और संसाधनों का बंटवारा बड़ी घोषणाओं के पैमाने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ प्रमुख परियोजनाएं आगे भी विकसित की जाती रहेंगी और इनमें रियाद में पुराने राजधानी क्षेत्र दिरियाह का पुनर्विकास और पुनर्जीवन और सऊदी राजधानी के पास बनाया जा रहा अत्याधुनिक थीम पार्क सिक्स फ्लैग्स किदिया सिटी शामिल है। उत्तर में स्थित प्राचीन स्थल अल उला का सफल विकास इस बात की एक मिसाल माना जा रहा है कि ऐसी परियोजनाएं किस तरह सफलतापूर्वक पूरी की जा सकती हैं। सऊदी अरब की नई राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान की प्रमुख परियोजना के रूप में कभी भुला दिए गए राज्य के एक कोने को बदलने वाली इस परियोजना पर अब तक कई अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं और इसे एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अरबों डॉलर का बजट है। यह लक्ष्य उदाहरण के तौर पर द लाइन जैसी परियोजना की तुलना में कहीं अधिक हासिल करने योग्य माना जा रहा है। और खेलों में भी सऊदी अरब ने सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक 2034 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी हासिल कर ली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एमबीएस यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि डिजाइनों में दूरदर्शी सोच की झलक हो। हालांकि कुछ बेहद महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की लागत नियंत्रण में रखने के लिए सीमित किया गया है। सऊदी अधिकारी साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विजन 2030 रास्ता बदलने के बारे में अपेक्षाकृत खुलापन, अतीत की गोपनीयता और बातों को छिपाने की संस्कृति से अलग एक नया रवैया है। यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी दिशा सुधार ली है। खाड़ी क्षेत्र की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के विशेषज्ञ माते सलाई कहते हैं कि यह विदेशी राजनेताओं और राजनयिकों के लिए एक हद तक मददगार है। उनका कहना है कि उनके लिए यह तथ्य कि सऊदी अरब के नेता कम से कम आंशिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं और उन पर बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह उतना आगे जाता है जितना ज्यादातर निवेशक, अन्य हितधारक उम्मीद करते हैं। सऊदी कारोबारी थामेर साकर इससे अधिक आशावादी नजर आते हैं। उनका कहना है कि कई मामलों में नई सोच से वास्तव में निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत अब धीरे धीरे घोषणाएं कितनी बड़ी हैं और से हटकर क्रियान्वयन का मॉडल कितना विश्वसनीय है पर केंद्रित होती जा रही हैं।
कुछ अड़चन भी हैं। कौन सी अड़चन है? विजन 2030 का पुनर्मूल्यांकन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही शुरू हो चुका था और इस संघर्ष ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा व्यवस्था को झकझोर दिया और उस रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए जिसका नेतृत्व यूएई ने किया था। वह रणनीति थी दुनिया के लिए कारोबारी और पर्यटन केंद्र बनना। सऊदी अरब साफ तौर पर न सिर्फ उस मॉडल की बराबरी करना चाहता था बल्कि उससे आगे निकलना भी चाहता था। सलाई कहते हैं कि युद्ध ने विजन 2030 के भविष्य की दिशा को लेकर और अधिक भ्रम पैदा कर दिया है। उनका कहना है कि युद्ध से पहले जिन प्रमुख क्षेत्रों में सऊदी ज्यादा निवेश चाहते थे उनमें एआई और कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे, लेकिन खनन को छोड़कर इन सभी क्षेत्रों पर युद्ध का गंभीर असर पड़ा है। युद्ध से पहले मुख्य संदेश यह था कि अब नेओम को एआई पर केंद्रित उद्योगों के हब के रूप में फिर से परिभाषित किया जाएगा। युद्ध के संदर्भ में यह बात समझ में आती है, लेकिन इससे यह भी दिखता है कि मुख्य संदेश हर महीने बदल रहा है। यह कुछ रणनीतिक भ्रम की ओर इशारा करता है। हालांकि यह एक सकारात्मक संकेत भी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सऊदी अधिकारी समझते हैं कि उन्हें एक नई योजना लेकर आना होगा। विजन 2030 ने एक अलग तरह की सऊदी अरब के उभरने में मदद की है, जिसे कुछ लोग जश्न की तरह देखते हैं जबकि कुछ इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन अगर इस बदलाव की 3 प्रमुख स्तंभ थे, लेकिन अभी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता बाकी है। राजनीतिक तौर पर असहमति को पहले ही की तरह ही सख्ती से दंडित किया गया। सामाजिक स्तर पर बड़े बदलाव हुए हैं और यहां तक कि रियाद जैसे शहर में रहने का अनुभव भी पूरी तरह बदल गया है। इसका असर यह हुआ कि सऊदी लोग अब देश के भीतर ही मनोरंजन के उन तमाम साधनों पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं जो 20 साल पहले वहां मौजूद ही नहीं थे। आर्थिक रूप से विजन 2030 की मेगा परियोजनाओं का उद्देश्य देश को ऐसे भविष्य की ओर ले जाना था जहां निजी और विदेशी निवेश राज्य की अपार तेल संपदा के बराबर खड़े हो सकें। लेकिन यह लक्ष्य अब तक केवल आंशिक रूप से ही हासिल हो पाया है। सऊदी नेतृत्व ने स्वाभाविक रूप से इसे एक सफलता की कहानी के रूप में पेश किया है, भले ही यह उस पैमाने तक ना पहुंचा हो जिसकी कभी कल्पना की गई थी। एमबीएस खुद को जितना भी दूरदर्शी नेता के रूप में पेश करना चाहें, यह साफ दिखाई देता है कि वह और उनके आसपास के लोग जरूरत पड़ने पर व्यवहारिक भी दिखना चाहते हैं। वे उन अरबों डॉलर के लिए सऊदी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है जो ऐसी परियोजनाओं पर खर्च किए गए हैं और जो अब शायद केवल इंटरनेट पर ही मौजूद रह जाएं। और जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है, क्राउन प्रिंस की लोकप्रियता युवा सऊदियों के बीच अब भी काफी ऊंची बनी हुई है। यही वजह है कि द क्यूब जैसी मेगा परियोजनाओं को ऐसे कूड़ादान में फेंका जा सकता है मानो वे बेकार कागज हों। और द क्यूब के मामलों में यह बात सच्चाई से बहुत दूर भी नहीं है। खेल, मनोरंजन, कला, अन्य क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां जो सऊदी धन पर निर्भर हो चुकी थी अब एक नई हकीकत का सामना कर रही हैं। पैसे का प्रवाह या तो बहुत धीमा हो गया है या पूरी तरह बंद कर दिया गया है। एलन आरवाल्ड के मुताबिक LI भी गोल्ड टूर जैसी कुछ परियोजनाएं शुरू से ही तर्कसंगत नहीं लगती थी। उनका कहना है कि सवाल यह है कि उनकी मूल रणनीति क्या थी। मेरा मतलब है शायद उन्होंने इतनी बड़ी रकम सिर्फ PR के लिए तो खर्च नहीं की होगी, यह तो पागलपन होता। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।